नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली वाकया लेकर गए हैं। एक नागिन और एक मजदूर की प्रेम कहानी। ये कहानी वाकई में अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल को दहला देगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। ये कहानी अगर आप अंत तक सुनते तो कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब मजदूर रहता था। उसका इकलौता एक ही बेटा था। वो अपने बेटे के साथ में खेत में मजदूरी किया करता था। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद उन्हें जो दो चार पैसे मिलते थे, उन पैसों से उन बाप बेटों का गुजर बसर चलता था। लेकिन समय के साथ साथ उसका बाप जो है मजदूर जो था वह बुजुर्ग होने लगा, क्योंकि समय की यही रीति है, समय के साथ सब कुछ झेलना पड़ता है। उसका बाप जो है समय के साथ साथ बीमार होने लगा, उसकी जो है वृद्धावस्था आने लगी। उसका बेटा तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी एक मजदूर ही था, लेकिन थोड़ा सा होशियार था। अब उस मजदूर का बेटा सोचता है कि मैं अगर बाहर दो चार पैसे कमाने के लिए जाऊं तो मेरे पिताजी का देखभाल कौन करेगा। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी जरूर था, वो होशियार था। वही सोचता था कि मैं अगर बाहर चला जाऊंगा तो मेरे पिताजी का देखभाल कौन करेगा। इसलिए वह बेटा अपने बाप को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता था। इसलिए वह गांव में घूम घूम करके लोगों के खेतों में काम करके मजदूरी करके दो चार पैसे कमा कर लाता था और शाम के समय अपने बाप का सेवा सत्कार करता था, उनके लिए भोजन पका करके खिलाता था। वास्तव में एक बेटे का पिता के प्रति ऐसा कर्तव्य होना ही चाहिए। अगर बाप वृद्धावस्था में है तो उसका सेवा सत्कार एक बेटे का कर्तव्य है, उसका धर्म है बाप की सेवा करना। वास्तव में उस मजदूर का बेटा अपने बाप का सेवा करता था। वह बाप जो है, जो मजदूर था, वो अपने आप में यही सोचता था कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा धन कमाया तो अपना बेटा, ये मेरे लिए एक हीरे के समान है। अब समय के साथ साथ उसका बुढ़ापा दिन पर दिन बढ़ता चला गया और समय के साथ वह बुजुर्ग किसान जो है, मजदूर जो था, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब वह मजदूर किसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता, उसका बेटे को बहुत दुख होता है, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, उसके बाप के अलावा उस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब उसका बाप इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, वो बेचारा बड़ा ही दुख होता है। भले ही उसका बाप जो बीमार रहता था, वह सेवा सत्कार करता था, लेकिन उसकी एक उम्मीद था। उसके बाप के मर जाने के बाद बड़ा ही दुख होता है। अब उसके बेटे का नाम था रामलाल। अब जब उस रामलाल के पिताजी मर गए, वह रामलाल घर पे क्या करे, उस पे घर पे रहने की क्या फायदा जब उसका इस दुनिया में कोई है नहीं, बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसके घर से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। वह सोचता कि मैं अपने घर को छोड़ करके रेलवे में कुछ काम कर लूँ तो मैं दो चार पैसे कमा लूँगा, क्योंकि पहले के ज़माने में रेलवे में काम बहुत आसानी से मिल जाते थे। अब वो रेलवे स्टेशन जाता है, स्टेशन मास्टर से बात करता है तो उसे रेलवे स्टेशन पे कुछ काम मिल जाती है। अब उसे बड़ा ही अच्छा लगता है कि उसे रेलवे स्टेशन पे काम मिल जाती है। अब एक दिन की बात है, स्टेशन मास्टर करता है कि सुनो भाई रामलाल, तुम्हें एक स्टेशन पे जाना है, मैं उस स्टेशन मास्टर से बात कर लूँगा, तुम्हें स्टेशन पे काम करना है। रामलाल कहता है कि मास्टर जी, आप मुझे यहाँ से दूसरी जगह मत भेजिए, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। स्टेशन मास्टर कहता है कि अरे भाई रामलाल, तुम्हें बस एक महीने के लिए जाना, उसके बाद फिर वापस तुम इसी स्टेशन पे चले आना। अब रामलाल के मना करने के बावजूद वह स्टेशन मास्टर नहीं मानता है। फिर रामलाल तो मजबूर था, उसी तो काम से ही था। वह कुछ अगल बगल लोगों से पता करता स्टेशन के बारे में। लोग बताते हैं कि यार वो तो बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ पर तो बहुत भूत पिशाच ऐसे कुछ बहुत डरावनी चीज़ें, ऐसी डरावनी जगह है वहाँ पे, और वहाँ पर तुम्हें काम करने जाना उचित नहीं है। अब जिस घटना के बारे में रामलाल ने सुना, अब रामलाल और मना करने लगता है, लेकिन स्टेशन मास्टर करता कि नहीं नहीं, तुम्हें रामलाल वहाँ पर जाना ही होगा। तुम कहो तो तुम्हें दो चार पैसे और बढ़ा के दिलवा देंगे, लेकिन तुम्हें जाना वहाँ आवश्यक है। अब स्टेशन मास्टर के कहने के बाद रामलाल वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँच जाने के बाद वहाँ पर काम करता है, दिन भर काम करता है, खाना खाता है, स्टेशन फिर से सो जाता है। अब एक दिन की बात होती है, स्टेशन का मास्टर कहता है कि देखो रामलाल, अब तुम हम लोगों के साथ में काम करते, तुम मेरे परिवार की तरह हो गए हो, और आज मेरे घर पे दावत है, तो आज काम से छुट्टी पाने के बाद तुम सीधे मेरे घर पे चले आना।
और जब तुम मेरे घर पे आओगे तो तुम्हें मेरे घर पे दावत मिलेगा। रामलाल ने कहा कि ठीक है मास्टर साहब, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर। अब उस दिन स्टेशन मास्टर तो चले जाते हैं पहले ही घर पे। अब रामलाल जो है स्टेशन मास्टर नहीं रहते हैं, कुछ काम ज़्यादा रहता है तो काम करते करते देर रात 10 बज जाते हैं। अब जब काम से छूटता है रात के 10 बज गए रहते हैं, वो सोचता है कि चलो भाई मास्टर जी के घर पे दावत है, मास्टर जी ने बुलाया हो तो जाना ही पड़ेगा। और रात्रि के समय में जाता है कि जंगल की तरफ से जाना पड़ता है। जब जंगल की तरफ से जाता है तो रास्ते में बहुत ही सुरीली मीठी आवाज में कोई उसे पुकारता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है, उसे रामलाल रामलाल करके पुकार रहा है। रामलाल सोचने लगता है कि इस सुनसान बंजर इलाके में ऐसा मेरा कौन सा चाहने वाला है जो मेरे नाम को जानता और मुझे पुकार रहा है। अब वो सोचने लगता है कि इधर कौन है मुझे जो बुला रहा है। जब उस आवाज़ पर ध्यान देता है तो ऐसा महसूस होता है कि किसी लड़की ने उसे बहुत प्यार से रामलाल कह के बुला रही है। अब रामलाल जब सुनता कि किसी लड़की की आवाज़ है तो वह निडर होकर उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जाता है। वह डरता बिल्कुल नहीं, वह चुपचाप जो है खींचा हुआ उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। अब जब वो आवाज़ की तरफ खींचा चला जाता है तो एक पेड़ के पीछे से एक लड़की उसे बुला रही होती है। उस लड़की के पास में रामलाल जाता है तो पूछता है कि आप मुझे कब से जान रहे हैं, आप मुझे क्यों बुला रही थी। उस लड़की ने कहा कि आप स्टेशन मास्टर के घर पे दावत के लिए जा रहे हैं, आपको जाना वहाँ उचित नहीं है। रामलाल ने कहा कि आपको इस बात का कैसे पता है और मुझे क्या खतरा है। उसने कहा कि वहाँ पर आज पुलिस का छापा पड़ेगा। रामलाल ने कहा कि पुलिस का छापा तो पड़ेगा, लेकिन इस बात का पता आपको पहले से कैसे है, आप कौन हैं। अब जब रामलाल उस लड़की से कहता है कि आप कौन हैं तो लड़की कहती है कि इसका जवाब तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकती। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप पास के एक हवेली है, उस हवेली में आप अकेले चले आना, मैं इसका जवाब आपको अवश्य ही दे दूँगी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वह स्टेशन मास्टर के घर की तरफ निकल जाता है। जब स्टेशन मास्टर के घर के पास में जाने ही वाला रहता है तब तक पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि लड़की सही कह रही थी और वहीं एक गली में वो रामलाल छुप जाता है। वास्तव में पुलिस का उस स्टेशन मास्टर के घर पे छापा पड़ जाता है। अब उस लड़की को यह मन ही मन बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा कि इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मैं तो गरीब तो था ही, मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाता। अब वो मन ही मन उस लड़की को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। अब जो है वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रात्रि हो जाती है, तब वह उस हवेली की तरफ निकल जाता है। अब हवेली के पास में रामलाल पहुँच जाता है तो बड़ा ही डरावना होता है अंदर से, लेकिन हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। जब यह हवेली के अंदर प्रवेश करता है तो हवेली में आवाज़ आती है कि रामलाल अंदर आकर के बैठो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अब यह हवेली के अंदर रामलाल जैसे ही प्रवेश करता है तो हवेली की रौनक को देख करके एकदम से चकाचौंध हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है उस हवेली की रौनक को देख कर। उसके बाद यह अपने मन ही मन सोचने लगता है कि वाकई में यह औरत, यह महिला, लड़की कोई और नहीं बल्कि एक रानी है, इस हवेली की महारानी है। ये वह किसी राजघराने से कम नहीं है। वह उसे देख करके एकदम से मोहित हो जाता है। वह इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी। अब वह लाल साड़ी पहन करके, चमकता चमचमाता साड़ी था, उस साड़ी को पहन करके वह रामलाल के लिए पानी लेकर के आती है। रामलाल उस महिला से कहता है कि देखिए जी, आपने जो मुझसे कहा था वो बात सत्य निकला। पुलिस का छापा स्टेशन मास्टर के घर पे पड़ गया, लेकिन मैं वहाँ से आपके पास आपको धन्यवाद बोलने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। आपके इस साड़ी को देख करके और आपको देख करके मेरा दिल एकदम मोहित हो चुका है। और लड़की इस रामलाल की बातें को सुन करके और धन्यवाद बोल करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रामलाल ने कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो, तो कौन तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कुछ मुझे बताओगे। वह कहता है कि आप तो कुछ नहीं तो अपना नाम ही तो बता दीजिए। वह लड़की कहती है कि मैं अभी तो कुछ नहीं बताऊंगी, फिलहाल मैं अपने नाम को बताती, मेरा नाम जो है रत्ना है।
वह रामलाल कहता है कि ठीक है, और रत्ना रटने लगता है। तब तक रात के 2 बज जाते हैं। वो लड़की कहती है अभी आप अपने घर पे जाइए, उसके बाद जो है कल रात्रि में फिर मेरे पास आप मिलने के लिए आइएगा। अब तो यह मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया। अब यह स्टेशन पे आता है, दिन में ही सपने देखने लगा कि यह तो रानी है, मैं एक राजा हूँ। बहुत से सारे से मन में सपने सजोने लगे। अब इसके मन में उस लड़की की खूबसूरती बस चुकी थी। अब यह पूरे दिन यही इंतजार करता था कि कब रात्रि हो और मैं उस लड़की के पास जाऊं। अब यह दूसरे दिन निडर होकर उस हवेली में जाता है। अब जाकर के जब रामलाल बैठता वह पानी पीने के लिए लाती है। वह पानी पीने के लिए जैसे ही लाती है और पानी लेकर के गलती से इसके ऊपर गिर जाती है, और जैसे एक दूसरे के ऊपर दोनों गिरते हैं, एक दूसरे को दोनों देखने लगते, देखते ही देखते दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब उस दिन उस लड़की ने कह दिया कि मेरे को तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे बगैर मेरा जिंदा रहना बड़ा ही मुश्किल लगता है। अब इधर रामलाल भी उस लड़की से प्रेम करने लगा था, लेकिन अभी इसके बारे में इसे कुछ नहीं पता था कि आखिरकार यह लड़की कौन है। अब इन दोनों की रोज की रात्रि में प्रेम की कथाएं चलती थी। रोज ये लोग रात में मिलते थे, एक साथ बैठकर बातचीत करते थे। उस रामलाल ने कहा कि देखो जी, हम लोग ऐसे कैसे जीवन काटेंगे, हम लोगों को विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन आप एक राजघराने से हैं, मैं एक मजदूर हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? और लड़की कहती है रत्ना, नहीं जी, आपको भी मेरे जैसा घर महल होना चाहिए, तभी तो मैं आपसे विवाह करूंगी। फिर उसने कहा आप तो मुझे धोखा दे रही हैं, मैं एक मजदूर हूँ, आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी। रत्ना ने कहा कि देखिए, मैं आपको एक अमीर बना दूंगी, आपके लिए एक महल बनवा दूंगी, उसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। मैं आपको एक ऐसी तरीका बताती हूँ जिस तरीके को अगर आप करते हैं तो रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। रामलाल ने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है? और रत्ना कहती कि ठीक है बापू, आप अपने घर पे जाइए, फिर कल आइएगा। अब अपने घर पे चला जाता है। कल दिन में पूरे दिन उसके आंखों में रत्ना का ही चेहरा आता है। पूरे दिन उसे कुछ और दिखाई नहीं देता है। वह दिन रात अब उसी की यादों में डूबा रहता है। अब वह किसी तरीके से दिन को काटता है। रेलवे स्टेशन पे काम करने के बाद शाम जैसे होती है, वहाँ से तुरंत भागा इस लड़की के घर पे आता है। अब तो उसके मन में यह जानने की इच्छा जागृति हो रही है कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अब रत्ना के घर पे आता है। रत्ना खाने पीने की सामान लाती है, उसमें कुछ फल फ्रूट भी लेकर के आती है। अब जो है उसमें से एक सेव का टुकड़ा जो है उस लड़की को खिलाना चाहता है। रत्ना उस सेव का टुकड़ा खाने से मना कर देती है। अब रामलाल को बड़ा ही दुख होता है। रामलाल ने कहा कि देखो जी, आपको मुझसे प्यार है, मैंने आपको इतने प्यार से एक सेव खिलाया और आपने प्यार से सेव खाने को मना कर दिया। रत्ना ने कहा कि देखिए जी, मुझे फल फ्रूट खाने से एलर्जी होती है, मुझे दिक्कत होने इसलिए मैं फल फ्रूट नहीं खाती हूँ। मुझे दूध बहुत पसंद है, अगर आपको इतना ही प्यार जताना है तो आप दूध लीजिए, अपने हाथों से पिलाइए, मैं खुशी खुशी दूध को पी लूँगी। और दूध का प्याला दिया, एक ही घूंट में सारे दूध को पी जाती है। फिर जो है उसे अपने बातों में फंसा लेती है। अब ये रामलाल कहता है कि बातों में उलझाओ मत, अब मुझे सच सच बताओ कि आखिर मैं अमीर कैसे बन जाऊंगा, आखिर वह कौन सा काम करने से मैं अमीर बन सकता हूँ। उस रत्ना ने कहा कि आप इतने क्यों उतावले हो रहे हैं, आप उस काम को कर लेंगे। रामलाल ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बस तुम बताओ तो सही। रत्ना ने कहा कि देखिए जी, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक पुल पड़ेगा, उस पुल के नीचे से जाएंगे तो एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ के नीचे 2 नाग नागिन रहते हैं और उस नाग नागिन के पास एक नागमणि है। उस नागमणि को अगर आप लेकर के आएंगे तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। रामलाल ने कहा कि तरीका तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने दादा परदादाओं से कहानी सुना था कि नागमणि जल्दी किसी को मिलता नहीं। रत्ना ने कहा कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपको नागमणि बिल्कुल ही मिल जाएगा। रत्ना ने कहा कि मैं आपको उपाय बताती हूँ। मेरे पास एक लोहे का प्लेट है, उस प्लेट को लेकर के जाइए। जब वो नाग और नागिन जब बाहर निकलते आप पेड़ पर चढ़ के छुप जाइएगा। अब उस नागमणि को रख के उसके रोशनी के उजाले में वह लोग डांस करते हैं। डांस करते वक्त आप उस लोहे की प्लेट को उस नागमणि के ऊपर फेंक दीजिएगा ताकि वह ढक जाएगा। और जैसे ही अंधेरा होगा
उस प्लेट को हटाने के लिए नागमणि अपने फन से बार बार उस लोहे की प्लेट पर मारेंगे जिसका फन कुचल जाएगा और वह सर पटक पटक करके वहीं पर मस जाएंगे। उसके बाद आप नागमणि को बिल्कुल ही पा सकते हैं। उसके बाद रामलाल ने फैसला कर लिया कि चलो उपाय तो बहुत अच्छी है, आज की रात मेरी आखिरी रात होगी, उसके बाद मेरा जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। अब रामलाल वहाँ पर जाता है, जैसे जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे ये करने लगता है। वैसा करने के बाद वह नाग नागिन मर जाते हैं। उसके बाद वह लोहे की प्लेट को उठाता है, नागमणि को पा जाता है। अब यह नागमणि जैसे ही पा जाता है खुशी के मारे पागल हो जाता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है कि अब तो मैं अमीर बन गया, मैं रत्ना से विवाह कर लूँगा। अब वह जाता ही रहता है, रास्ते में उसे रत्ना मिल जाती है। रत्ना ने इससे कहा कि रामलाल तुम्हें नागमणि मिल गया। उसने कहा कि हाँ रत्ना, तुमने जैसा कहा था वैसा वैसा मैंने किया और नागमणि मुझे मिल ही गया। और रत्ना तुरंत उस नागमणि को लेकर के अपने मुख में डाल लिया। रामलाल ने कहा, अरे रत्ना, इस नागमणि को तुम अपने मुख में क्यों डाल लिया? रत्ना ने कहा कि रामलाल, यह राज की बात है और कल रात्रि में तुम मेरे पास आना, कल जो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी और कल हम लोग शादी भी कर लेंगे। वह दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो चुके थे। अब यह रामलाल पूरे दिन सपने सजने लगा कि इस रात्रि के समय जाऊंगा और मैं रत्ना से विवाह कर लूंगा। अब दिन भर बेचैन रहने के बाद वह रात्रि के समय जाता है तो हवेली पहले से बदली बदली सी लग रही थी। ऐसे लगता है कि हवेली कितने सालों से वीरान सुनसान पड़ी है। अबे रत्ना रत्ना बुलाता है, लेकिन यह सोचने लगता है कि चलो बाहर से तो है, अंदर से तो ठीक ही होगा, रत्ना अवश्य हवेली के अंदर होगी। अबे हवेली का दरवाज़ा खोल करके अंदर जाता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर से कुछ डरावनी आवाज़ें आती है। हवेली अंदर से एकदम टूटी फूटी मकड़े के जाले, इधर उधर कचड़े कीड़े मकोड़े, ऐसे सब कुछ उसमें। ऐसा लगता है कि हवेली कितने सालों से वीरान पड़ी है। और रामलाल इस नज़ारे को देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है। आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ? आखिर मैं रोज़ इसी हवेली में आता था, हवेली इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी दृश्य इसकी थी, आज इस हवेली में इतना कैसा वीरान हो गया? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? अब हवेली के एक कोने में देखते नागिन की फ़ोटो पड़ी है। उस फोटो के पास में एक मोटा सा नाग है जो उस नागमणि के साथ खेल रहा है। अब रामलाल जैसे उस दृश्य को देखता है, वह नागिन आकर के फटाफट इस रामलाल के पैरों को लपेट लेती है। वह इधर उधर भागना चाहता है, लेकिन वह इतना डर गया रहता है, इतना सहम गया रहता है कि वह नागिन इसके पैरों को लपेट लेती है। वहाँ से एक डेग भी आगे निकल नहीं पाता है। अब उसके बाद यह नागिन इसके गर्दन को लपेट लेती है। उसके बाद यह किसी तरह से उस नागिन से छुड़ा करके वहाँ से भगा भगा स्टेशन पे आकर के चुपचाप डर के मारे सहम कर सो जाता है। उसके कुछ देर बाद उठता है, स्टेशन मास्टर से सारी की सारी कहानी बता देता है। जब स्टेशन मास्टर से सारी की सारी कहानियाँ बताता है, स्टेशन मास्टर कहते कि अरे तुम भी उस नागिन के जाल में फंस गए। वह एक बहुत बड़ी जहरीली नागिन है, वह लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती, वहाँ से जो जाता वो जिंदा बच के नहीं आया। तुम तो बच के चले आए, लेकिन वहाँ से कोई बच करके नहीं आ पाता है और लोगों को अपने जाल में फंसा कर इसी तरह वह मार देती है। और बेचारा रामलाल अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं इस स्टेशन पे काम नहीं करूँगा, अब कोई भी आवाज़ आए, कोई भी बुलाए, अब मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा। अगले दिन स्टेशन के बाहर कोई उसे बुला रहा होता है रात्रि के समय में, अरे रामलाल तुम नहीं आ रहे हो, आओ मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन रामलाल इस आवाज़ को जैसे ही सुनता है वो बिल्कुल भी एक बार भी नहीं बोलता है। वो इतना डर जाता है, सहम जाता है कि अगले दिन वो अपने गांव के किनारे जो रेलवे स्टेशन होता है उस स्टेशन पर चला जाता है। वहाँ पर जा करके उस स्टेशन मास्टर से वहाँ की सारी दास्तान बताने लगता है। इस तरीके से यह एक नागिन और एक मजदूर की प्रेम कहानी थी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह नागिन और मजदूर की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपके जीवन में क्या सीख दे करके गई, इस कहानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिख करके ही जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।